नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से BS एकेडमी पर स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने रक्त का संगठन, ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक होगा RH फैक्टर और उसके उपयोग, और दूसरा टॉपिक होगा रक्त के कार्य। आज देखते हैं सबसे पहले हम RH फैक्टर या इसको कहते हैं RH कारक। क्या कहते हैं? RH कारक, RH फैक्टर या RH कारक। सबसे पहली बात, इसकी खोज किस में हुई थी? खोज हुई थी इसकी मकाका रीसस बंदर में। किस बंदर में हुई थी? मकाका रीसस। वो भी एक क्या था? बंदर था। क्या था? एक बंदर। मकाका रीसस बंदर में RH फैक्टर की खोज हुई थी। इसी कारण रीसस RH नाम यहीं से लिया गया है इसका, रीसस RH फैक्टर, यानी रीसस नाम से इसका नाम क्या लिया गया है? RH फैक्टर। दूसरी बात, पहली आपकी खोज, दूसरी बात आपकी ब्लड के बारे में ये आती है, जो आपका RH फैक्टर होता है वो क्या होता है? एक एंटीजन होता है। क्या होता है? एक एंटीजन होता है। एक क्या होता है? एक एंटीजन होता है। एक एंटीजन होता है जो किस पे पाया जाता है? RBC की सतह पर। RBC की सतह पर पाया जाता है। तो दोस्तों, RH फैक्टर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है, खोज किसने की? खोज किसमें हुई? मकाका रीसस RH फैक्टर बंदर था। दूसरी बात यह है, एक एंटीजन होता है जो RBC की सतह पर पाया जाता है। तीसरी बात यह 5 प्रकार का होता है। प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। इसमें भी नोटिस बात होती है, RHD सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है। RHD सबसे क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोगों को 3 बातें RH फैक्टर के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा है? तो RHD। RH कारक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यह एक एंटीजन होता है। किस में पाया जाता है? RBC की सतह पर पाया जाता है। इसकी खोज किस में हुई? मकाका रीसस नामक बंदर में। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? RH फैक्टर कहते हैं। अब इसके बारे में अपन और डिटेल से देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है या इसके उपयोग क्या हो सकते हैं। जिसमें पहली बात, RH कारक उपस्थित होता है। RH कारक उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव। दूसरी बात, RH कारक फैक्टर जिसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? RH नेगेटिव। क्या कहते हैं? RH नेगेटिव। अब हम देखते हैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की उपयोगिता क्या है। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की उपयोगिता क्या है? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। RH पॉजिटिव के पास कौन सा एंटीजन है? RH पॉजिटिव के पास एंटीजन उपस्थित है। एंटीजन उपस्थित है। ठीक है, ओके। लेकिन दूसरा आप देखोगे RH नेगेटिव, इसके पास एंटीजन अनुपस्थित है। एंटीजन क्या है? अनुपस्थित है।
दूसरा आप देखोगे इसके पास एंटीजन अनुपस्थित है, पहले में एंटीजन उपस्थित होता है, RH पॉजिटिव में एंटीजन उपस्थित और RH नेगेटिव में एंटीजन अनुपस्थित होता है। अब इसका प्रभाव देखने के लिए अपन देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसको समझने के लिए गौर से देखिएगा। आपका RH पॉजिटिव है, अगर उसको कौन दिया जाता है, RH नेगेटिव। अगर RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव का रक्त दिया जाता है, किसका रक्त दिया जाता है, RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव का रक्त दिया जाता है, इसके पास एंटीजन पहले से क्या था, उपस्थित था, तो ये आएगा। इसके पास अनुपस्थित है, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। पहली बात आपको याद क्या करनी है, जब RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव का रक्त दिया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, जब RH पॉजिटिव का रक्त किसको दिया जाता है, RH नेगेटिव को। क्या दिया जाता है, RH नेगेटिव। इसके पास क्या है, एंटीजन है, एंटीजन है। अब ये एंटीजन किसके शरीर में जाएगा, RH नेगेटिव के शरीर में। और आप लोगों को पता है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है या प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो बाह्य पदार्थ अर्थात एंटीजन के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। इसी कारण RH नेगेटिव की जो प्रतिरक्षा है वो एंटीजन के ऊपर आक्रमण करेगी और इसको क्या करेगी, इसकी मृत्यु कर देगी, अर्थात इसको मारने की कोशिश करेगी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रुधिर का क्या हो सकता है, संलयन हो सकता है। रुधिर का क्या हो सकता है, संलयन हो सकता है, रुधिर का संलयन हो सकता है, रुधिर का संलयन हो सकता है। समझ गए। तो आपको याद क्या करना है इसमें पॉइंट, कि RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का रक्त नहीं दिया जाता, रक्त नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का रक्त नहीं दिया जाता है, RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का रक्त नहीं दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपका कौन सा होगा, RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव का रक्त नहीं दिया जाता है, RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव का रक्त नहीं दिया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट यही है, यही आपको याद रखना है। अब और देखते हैं, अपन आगे चलते हैं कि क्या होता है। एक क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आंसर बहुत आसान है लेकिन समझ में नहीं आता बहुत बार। क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, सड़क दुर्घटना हो गई, किसी व्यक्ति को तुरंत बिना जांच किए ब्लड देना हो तो कौन से ग्रुप का ब्लड देंगे। तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है AB, B, तीसरा ऑप्शन हो सकता है O नेगेटिव और चौथा ऑप्शन हो सकता है O पॉजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होता है ये दोनों क्या होते हैं, सार्वत्रिक दाता होते हैं। इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। और इस कारण इसका आंसर आसानी से कैसे दिया जा सकता है, RH नेगेटिव का रक्त सभी को दिया जा सकता है, सभी को दिया जा सकता है, सभी को दिया जाता है या दिया जा सकता है। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा, O नेगेटिव, अर्थात O नेगेटिव का रक्त सभी को दिया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, O नेगेटिव। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, O नेगेटिव होगा। इसका आंसर क्या होगा, O नेगेटिव होगा। अब अपन आगे चलते हैं। एक रोग आता है इरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिसिस, रक्ताणु कोरकता होता है। इरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिसिस, इरिथ्रो फैटेलिस, रक्ताणु कोरकता, रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिसिस, इरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिसिस। देखो ये रोग क्या होता है,
इसके बारे में आप समझना। ये RH फैक्टर से संबंधित रोग होता है, RH फैक्टर से संबंधित रोग होता है, RH फैक्टर से संबंधित रोग होता है। इसमें क्या होता है, जब RH नेगेटिव माता, कौन सी माता, RH नेगेटिव माता के गर्भ में RH पॉजिटिव शिशु हो, कौन सा शिशु हो, RH पॉजिटिव शिशु हो, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। माता कैसी हो, RH नेगेटिव माता के गर्भ में कौन सा हो, RH नेगेटिव माता के गर्भ में RH पॉजिटिव क्या हो, शिशु हो, RH पॉजिटिव क्या हो, शिशु हो। तो इस कंडीशन में कौन सा रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिसिस। माता कैसी होगी, RH नेगेटिव, शिशु कैसा होगा, RH पॉजिटिव। तो रोग कौन सा होगा, एरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिसिस। और वो होता कैसे, वो भी देखिए। RH नेगेटिव माता है, RH पॉजिटिव पुत्र है। ये एंटीजन, कौन सा एंटीजन, RH एंटीजन किस में चला जाएगा, RH नेगेटिव, किसके द्वारा, अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा, IgG द्वारा किस में चला जाएगा, जो आपकी किसके द्वारा चला जाएगा, इसमें चला जाएगा RH नेगेटिव, अर्थात किस में चला जाएगा, माता में चला जाएगा RH पॉजिटिव से एंटीजन। ये कंडीशन कैसे होगी, पहले गर्भ में, पहले गर्भ धारण में, पहले गर्भ धारण में, पहले गर्भ धारण में होगी। ये कंडीशन किस में होती है, पहले गर्भ धारण में होती है। लेकिन जैसे ही दूसरा गर्भ धारण होता है, कौन सा गर्भ धारण होता है, दूसरा गर्भ धारण होता है, तो माता के अंदर एंटीबॉडी होती है, कौन सी बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीजन के खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। और वो किस पे आक्रमण कर देती है, RH प्लस शिशु पर आक्रमण कर देती है। और शिशु की क्या हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, एरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिसिस, रक्ताणु को रक्तालयनता कहते हैं। और ये क्या होता है, जैसे एंटीबॉडी बन गई, पहले गर्भधारण में कुछ भी नहीं होता, दूसरा गर्भधारण होता है, तब कौन सा रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिस रोग होता है। और इस रोग का इलाज होता है 24 घंटे के अंदर। किसका इंजेक्शन दिया जाता है, रोहगम, किसका इंजेक्शन दिया जाता है, रोहगम, किसका इंजेक्शन दिया जाता है, रोहगम का इंजेक्शन दिया जाता है 24 घंटे के अंदर, तब उसको बचाया जा सकता है। ये किसकी उपयोगिता है, RH फैक्टर की उपयोगिता है, समझ गए। तो इसमें आपने देखा OH नेगेटिव सार्वत्रिक रक्तदाता समूह होता है। अब आपको मैं कुछ और चीजें रक्त के बारे में बताना चाहता हूं, गौर से देखिएगा। परीक्षा उपयोगी हर अध्याय है, इस अध्याय में परीक्षा उपयोगी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अब आगे देखना, आपके सामने एक टॉपिक आ रहा है रक्तदाब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्तदाब नॉर्मल टर्म है, ब्लड प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये कितना होता है, 120 से 80 mmHg, 120 से 80 mmHg होता है। कितना होता है, तो आपको याद क्या रखना है, 120 80 तो याद रखोगे, 120 के नीचे याद रखोगे सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, ये कौन सा दाब होता है, सिस्टोलिक दाब होता है। और ये कौन सा दाब होता है, डायस्टोलिक, ये कौन सा दाब होता है, डायस्टोलिक दाब होता है। और इसको दाब कहते हैं प्रकुंचन दाब, और इसको कहते हैं प्रसारण दाब। कौन सा दाब कहते हैं, प्रसारण दाब। हिंदी में याद रखो या इंग्लिश में, 120 कौन सा होता है, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब हमारा हृदय सिकुड़ता है और वो रक्त को क्या करता है, सभी अंगों में प्रेशर करता है, पंप की तरह कार्य करता है हमारा हृदय, और ये प्रेशर होता है रक्तदाब। इसको यंत्र कौन सा होता है इनको मापने का, स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर कौन सा यंत्र होता है, स्फेग्मोमैनोमीटर यंत्र होता है। और सर्वप्रथम किस में मापा गया था, घोड़े में। सर्वप्रथम किस में मापा गया था, घोड़े में रक्तदाब का मापन किया गया था।
रक्त दाब का मापन किया जा गया था। एक बात और याद रख लेना, रक्त दाब हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दाब से अधिक होता है। रक्त दाब हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मान लो 120 ब्लड प्रेशर है यानी mmHg है, तो अगर इसका निर्वात में लेंगे, किस में लेंगे, निर्वात में कितना होगा, तो निर्वात का आंसर होगा 760 प्लस 120 880 mmHg, यानी ये किसका दाब है आपका, एक वायुमंडलीय दाब निर्वात में होगा 880 mmHg, और ये रक्त दाब हमेशा किससे ज़्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब से हमेशा ज़्यादा होता है, इसे कहते हैं। और Hg का मतलब होता है यहाँ मरकरी, क्या मतलब होता है, मरकरी। आप लोग आसानी से देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक होता है, निर्वात में निकालोगे तो 760 प्लस 180, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg के बराबर होता है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगाया है 760 लगवाया है। और अब आगे देखते हैं हम, अब आगे अपन बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में अगर देखेंगे अपन, तो ग्लूकोज का मापन किया जाता है मिलीग्राम डेसीलीटर में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है किस में किया जाता है, मिलीग्राम डेसीलीटर में किया जाता है। अगर ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है, क्या होती है, अधिक मात्रा होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सभी को पता है डायबिटीज कहते हैं। शरीर में यानी रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है तो उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज मिलिटिस कहते हैं। और सामान्य मात्रा इसकी 100 मिलीग्राम डेसीलीटर होती है, डेसीलीटर होती है, प्रति डेसीलीटर होती है इसकी सामान्य मात्रा। और अगर इससे थोड़ी अधिक होती है तो उसे किस में माना जाता है, शुगर, शुगर कहते हैं, मतलब जिसकी क्या हो जाती है, डायबिटीज। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है डायबिटीज मेलिटिस। और ये किस हार्मोन की कमी से होती है, इंसुलिन। किस हार्मोन की कमी से होती है, इंसुलिन। और इंसुलिन के बारे में बता देता हूँ, इसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं। कितने एसिड होते हैं ये, 51 एमिनो एसिड। और इंसुलिन बनता कहाँ है, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि में। कहाँ बनता है, अग्नाशय ग्रंथि में बनता है। और इंसुलिन आपका बनता कहाँ है, अग्नाशय, पैनक्रियाज ग्लैंड। और 51 एमिनो एसिड होते हैं। और इसका जो विपरीत हार्मोन होता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन होता है इसका विपरीत हार्मोन, ग्लूकागोन होता है इंसुलिन का विपरीत हार्मोन। अब चलते हैं अपन रक्त के कार्य, रक्त के कार्य। अब अपन चलते हैं रक्त के कार्य, रक्त के कार्य। तो बेसिक से कार्य, पहला कार्य मैं आपको बता देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन। दूसरी बात होती है पोषण तत्वों का परिवहन, पोषण तत्वों का परिवहन। तीसरा होता है ताप नियमन, ताप नियमन। और फोर्थ होता है हार्मोन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन। पांचवा हो सकता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, को बाहर निकालना। तो ये कार्य होते हैं, किसके होते हैं, रक्त के कार्य होते हैं। गैसों का परिवहन, पोषण तत्वों का परिवहन, ताप नियमन,
हार्मोन का परिवहन और आपका लास्ट कार्य होता है उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना। अब आपके जो रक्त का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा रक्त कंप्लीट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। इससे संबंधित आप कोई भी सवाल एग्जाम में आया हुआ हो वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं इन 3 वीडियो को आराम से देखने के पश्चात। अब एक लास्ट टॉपिक आता है आपका रक्त प्रवाह कहाँ होता है। रक्त प्रवाह होता कहाँ है? रक्त प्रवाह के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। क्या होती है? एक होती है धमनी और एक होती है सिरा, दूसरी होती है आपकी सिरा। एक होती है आर्टरी और एक वैन। आर्टरी और वैन, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज और वैन्स। और धमनी और सिरा, बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और सिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है ये भी आसानी से समझ सकते हैं, CO2 कम हो, जिसमें क्या हो? CO2 कम हो और ऑक्सीजन क्या हो? ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं अपन? शुद्ध रक्त। क्योंकि ऑक्सीजन हमें क्या होती है? आवश्यक होती है। और आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन क्या होगी? शुद्ध रक्त में ज़्यादा और CO2 क्या होगी? कम। दूसरा अशुद्ध रक्त, इसका उल्टा बोल सकते हो, जिसमें CO2 क्या होगी? कम, ज़्यादा होगी। CO2 क्या होगी? ज़्यादा और ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। तो उसे क्या कह सकते हैं अपन? अशुद्ध रक्त कहते हैं। किसे कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। सिरा, सिरा रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाती है? शरीर से हृदय की ओर। किस साइड लाती हैं? हृदय की ओर। हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर लाती हैं। कौन लाती है? सिरा। और धमनी क्या करती हैं? हृदय से कहाँ ले जाती हैं? शरीर की ओर। हृदय से कहाँ ले जाती हैं? शरीर की ओर। शरीर से हृदय की ओर और हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं। लास्ट आपके बचता है, एक अपवाद होता है, एक धमनी होती है। कौन सी धमनी होती है? पल्मोनरी। पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी होती है? पल्मोनरी धमनी। फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी धमनी। और इसमें भी एक होती है पल्मोनरी सिरा। कौन सी सिरा? पल्मोनरी सिरा। ये इन दोनों के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। किसके? धमनी और सिरा के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। धमनी और सिरा के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। क्योंकि पल्मोनरी धमनी आपके सामने नाम आते ही आपको याद किया हुआ होता है कि धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा की बात की जाए तो सिरा की बात आते ही आप लोग समझते हैं इसमें कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन इसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। रक्त से संबंधित सभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर करवा दिए हैं आपके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी। आप इन 3 वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आप आसानी से ट्राई करके देख सकते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF उपलब्ध है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।